जय श्री राम। जय श्री राम समीर जी। जय श्री राम मयूर भाई। It's a topic very close to our heart, and that's why I take great pleasure in having you on board, because for the benefit of our listeners, Mayur bhai is one of the most active karyakartas, or whatever you want to say, on this scene right now. He's a rising star. He's a networking wizard. जब भी देखो मयूर भाई is meeting someone and doing something constructive. जैसे हम लोग के शास्त्रों में लिखा है ना, he is perhaps the most busy person, always doing some nice karma somewhere or the other. So no one better than him. He was also one of the key organizers of the World Hindu Congress that recently concluded in Bangkok. He is an active member of the Hindu Economic Forum, has been closely associated with the Vishwa Hindu Parishad, and is extremely Ram Mandir is a topic that's very, very close to his heart. So and of course he's very popular on Twitter for amongst I mean he's one of the most likable personalities on Twitter. So without further ado, मयूर भाई, आज के डिस्कशन में हम कूदते हैं. लेट्स जंप इनटू इट. और सबसे पहला तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि राम मंदिर, प्रभु श्री राम मंदिर, जो 22 जनवरी 2024 के दिन प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ये कितना बड़ा संघर्ष रहा है सबके लिए? ये आस्था की बात है, और ये कितना बड़ा संघर्ष रहा है? ये संघर्ष रहा तकरीबन 492 साल का। 1528 से संघर्ष शुरू हुआ था, जब ये मंदिर तोड़ के एक ढांचा बनवाया गया था वहां पे। तो काफी जबरदस्त संघर्ष रहा। तो बहुत लोग ने बलिदान दिया इसमें अपना, जैसे अशोक सिंघल जी ने दिया, कल्याण सिंह जी ने दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिया, मोरोपंत पिंगले जी ने दिया, स्वाति रितंबरा जी जो हमारे समक्ष तो है ही, वो उनका भी काफी योगदान रहा, बाला साहब ठाकरे का रहा, और ऐसे बहुत लोगों का रहा, कोठारी बंधुओं का रहा। और अंतिम ये कहें कि यज्ञ चालू था एक, और इसमें जो यजमान बने वो थे नरेंद्र मोदी जी। तो इसका अंतिम क्षण जो है, जैसे प्राण प्रतिष्ठा और शिलान्यास, ये दोनों मोदी जी के हाथों ही हमें देखने मिलेगा। तो काफी बड़ा संघर्ष रहा। और मैं कहना चाहता हूं इस फोरम में कि इसके पीछे जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, वो कहीं ना कहीं चाहती थी ये मंदिर ना बने। 2007 में तो एक एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट से गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, कि राम तो एक फिक्टिटियस, मतलब कोई है ही नहीं, इनका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा कैरेक्टर के लिए उनको ऐसी एफिडेविट गई थी। बहुत सारे वकील लगा दिए थे कि राम है ही नहीं। और आज यही लोग कह रहे कि हमें राम भगवान सबके है और हमें बुलाया नहीं जाता है। 15 साल पहले आप लोगों ने, 20 साल पहले आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पेश की थी कि काल्पनिक कैरेक्टर है श्री राम। देखो क्या हिपोक्रेसी है यहाँ पे। क्या हुआ कि जो राम जी का अस्तित्व मांग रहे थे, आज खुद की पार्टी का अस्तित्व बचाने में लगे हैं, भगवान के मंदिर जा जाके घूम रहे हैं कि हमारा अस्तित्व बचाओ बचाओ बचाओ। और कैसा है कि ये प्रभु श्री राम है। आपने एक बहुत अहम मुद्दा सामने रखा है, प्राण प्रतिष्ठा और जो शिलान्यास जो जब हुआ कोर्ट के निर्णय के बाद में, और प्राण प्रतिष्ठा जो मोदी जी के हाथों से हो रही है, मैं ये समझता हूं कि ये संयोग नहीं है, ये मोदी जी का प्रारब्ध है। वो आए ही है इसीलिए कि भाई धर्म को फिर से रिवाइव करे, रिसर्जेंस लाए, और एक खुशहाली का माहौल भारत देश में निर्माण करे। यू नो, दैट इज व्हाट आई बिलीव ही इज ऑर्डेन्ड फॉर. So it's not a coincidence. I think he is destiny's child, because of which we are all blessed to see this phenomenal event on 22nd January. आप आगे बढ़िए, आप संघर्ष की बात कर रहे थे. लेट्स कंटिन्यू विद दैट. तो संघर्ष, यस, तो संघर्ष ऐसे रहा, जैसे मैंने आपको कहा कि 1528 में ये पूरा ढांचे को बनवाया गया था, मंदिर को तुड़वाया गया था। फिर इसके बाद सीधा ये मैटर निकला 1853 में, जब ब्रिटिश सरकार थी, तो कुछ वहां पे झगड़ा हुआ, तो मैटर बाहर आया।
बहुत लोग ने इसमें ट्राई किया है। मैटर पहले सिविल कोर्ट में गया, कई वर्षों तक वहां लड़ा, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, वहीं कई वर्षों तक लड़ा, फिर ये आया सुप्रीम कोर्ट में, तब जाके ये पूरा प्रोसेस को एक कानूनी तरीके से इसको जीत मिली। और पर इसमें काफी संघर्ष रहा। 1989 में वीएचपी ने बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू किया, श्री अशोक सिंघल जी ने बहुत इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट किया। और इसमें आप देखने जाओ तो योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे दिग्विजयनाथ, महंत दिग्विजयनाथ, इन्होंने बहुत कोशिश की कि इसको शांति से हम लोग मध्यस्थ के रास्ते से हम लोग लेके जाए, इसमें शांति प्रस्ताव रखें, इसमें जितने हो सके इतना इसको स्मूथली इसको प्रोसेस करें। बट समाव सामने की ओर से ऐसे कुछ प्रयास हुए नहीं, तो कानूनी तौर तरीके अपनाने पड़े, और फिर जो हुआ वो तो सबको पता ही है, हमारे सामने ही है। राइट। लेकिन अभी जो इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और जो शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें मोदी का क्या हाथ है। आपकी क्या राय, इसमें किसको श्रेय जाना चाहिए? देखो, मैं तो इसमें एक ही चीज कहूंगा कि होगा वही जो राम रचि रखा। राम जी ने ही रखा था कि मोदी जी के हाथों शिलान्यास होगा, तो बस इससे ज्यादा जो जिसको सिलेक्ट ही भगवान प्रभु श्री राम ने किया उसमें मैं कमेंट ही कैसे कर सकता हूँ। करेक्ट। एक टेक्निकली अगर मैं एक इस पे टिप्पणी करूं तो मैं यही कहता हूं कि इतने वर्षों से कोर्ट यही थी, सिस्टम्स यही है, पेटिशनर्स भी वही थे, ओपोनेंट्स भी वही थे, तो चेंज क्या हुआ? और लोगों ने ताने भी मारे थे आपको कि मंदिर वही बनाएंगे, नहीं, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख नहीं। तो एक एक मोदी जी का स्टेटमेंट है, अ, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और इस क्लिप को काट के कांग्रेस ने काफी खराब प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन पूरी क्लिप ये थी कि राम मंदिर हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे लिए आस्था की बात है। ये दैट वाज व्हाट ही हैड सेड, विच इज व्हाई वो तारीख नहीं बताएंगे वाला प्रोपोगेंडा फ्लॉप हो गया मेरे हिसाब से, यू नो। राइट। तो ये थोड़ा नहीं, सा इसमें आप देखो, हाँ जी। समीर जी, इसमें एक ऐड ये करना चाहूंगा कि ये जब केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, तो 16 मतलब हिस्टोरियन जो है भारत के, उनको सिलेक्ट करके करवाया गया और कहा गया कि आप इस कोर्ट में आइए और आप इस मुद्दे के बारे में बताइए। और वो 16 के 16 वामपंथी, इरफान हबीब, रुमिला थापर जैसे लोगों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है वहां पे राम मंदिर था। तो एक्सपेक्टेड है कि इनको सिलेक्ट भी गवर्नमेंट ने करवाया, और इनका आंसर आपको और मुझे ही पता है ये लोग क्या बोले होंगे, कि उन्होंने कहा था नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, वहां पे ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। तो ये सब प्री डिसाइडेड था कि प्रभु श्री राम को कहीं ना कहीं रोका जाए, इनका मंदिर न बनाया जाए। आपको एक छोटी सी बात कहूंगा, आप देखोगे ना तो मुगल जब थे भारत में, तो उन्होंने काफी मंदिर तोड़े। तो हिंदू सनातन ऐसे थे ना, कभी हम इतने एग्रेसिव नहीं थे फिर, तो क्या करते थे, हम नया मंदिर बना लेते थे। पर ब्रिटिशर्स थोड़े और स्मार्ट निकले, क्या करते थे कि उनको पता था कि हम एक मंदिर तोड़ेंगे तो ये लोग 5 मंदिर बनाएंगे, इससे अच्छा इनकी आस्था ही तोड़ दो, तो मंदिर जाएगा ही कौन। तो सेम वे पे कांग्रेस ने कंटिन्यू किया कि हम इनको राम को ऐसा कैरेक्टर बना दे कि ये है ही नहीं, इनकी आस्था पे ही क्वेश्चन मार्क कर दो, तो ये राम को भूल जाएंगे। परंतु प्रभु श्री राम ने उनके सारे प्लान फेल कर दिए, उनका मंदिर बन रहा है और भव्य मंदिर बन रहा है। और अच्छी बात यह है कि पहले से ज्यादा लोगों में आस्था बढ़ गई प्रभु श्री राम के लिए। और मेरा ये मानना है कि प्रभु श्री राम सबके है ही है। आप किसी भी, हाँ, अभी अभी मैं ना रिसेंटली एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें एक अमेरिकन महानुभाव है, उनसे जो इंटरव्यू में बात कर रहे थे, वो क्रिश्चियन है। वो सनातन धर्म में काफी मतलब रुचि रखते हैं, एंड इज अ मिस्टिक, वो तांत्रिक भी है। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप तो क्रिश्चियन हो, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जीसस मेरे कुलदेव है, महादेव मेरे इष्ट देव है। सिंपल आंसर दे दिया। क्या मतलब बात, सही दोनों बात है। संतुलन बनाए रखे। एंड इट्स द लॉजिकल वे फॉरवर्ड ना। आप किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो। बट ये एक मतलब अगर आप ट्रू सनातन कॉन्सेप्ट में देखते हो तो देयर इज वन गॉड जो ऑल परवेडिंग है, सबके अंदर है, लिविंग नॉन लिविंग सबके अंदर। एनीवे, कमिंग बैक टू द राइट। टॉपिक, सो 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसके बाद what do you expect? How does this impact? That's our main topic of discussion today.
राइट राइट। How does it impact ये समित इसमें lifestyle, economy, everything? राइट। नहीं समीर जी, इसमें मैं ये कहूंगा कि मैंने अभी रिसेंटली किसको सुना था, वो कह रहा था कि मंदिर से थोड़ी ना जॉब्स मिलते हैं। आज हम थोड़े डेटा के साथ बात करेंगे, मंदिर से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, और मंदिर बनने से, एक मंदिर बनने से कितनी बड़ी इम्पैक्ट क्या होती है, उससे उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। करेक्ट। मैं तो कहता हूँ डेटा में ही भगवान। हाँ अखिलेश यादव जी की सरकार थी। आप देखो काशी का कॉरिडोर, जब हम काशी विश्वनाथ जाते थे तो कोई ऐसा बहुत गलियों से गुजरना पड़ता था, काफी अंदर मंदिर की तरफ जाना पड़ता था। तो क्या होता था कि एक फॉरेन टूरिस्ट से तो आना अवॉइड करते थे, इंडियन टूरिस्ट भी आना अवॉइड करते थे कि इतनी छोटी गलियों में निकलना, व्यवस्था अच्छी नहीं थी, एकदम खराब था। तो आज आप देखो तो तभी काशी विश्वनाथ में 50 लाख विजिटर भी साल के नहीं आते थे। आज देखो तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा विजिटर आए हैं लास्ट ईयर। दस दस करोड़ करोड़ विजिटर मतलब आप 10 करोड़ आप समझो, मतलब 3 दिन के तकरीबन 3 लाख विजिटर हुए काशी विश्वनाथ पे, मैं एवरेज ढूंढने जाऊं तो। वाओ। अब आप देखो कि अब इसमें एक छोटी सी इकोसिस्टम हम देखते हैं। आप सोचो कि जो विजिटर आ रहे हैं वो रोडवेज, एयरवेज और रेलवे से आएंगे, राइट। करेक्ट। हाँ, भारत के हर क्षेत्र से आते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की आप इकोनॉमी देखो। उसके बाद जो वहां पे आएंगे दर्शनार्थी, वो रहेंगे, तो ऑल कैटेगरीज की होटल के आप बिजनेस देखो कितने चल रहे हैं वहां पे। आप अभी भी मेक माई ट्रिप देखो तो आपको ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट फुली दिखेगी बनारस की। करेक्ट। इसके बाद आप देखो जो लोग जा रहे हैं वहां पे, जो खाना खाएंगे 3 वक्त का, सुबह ब्रेकफास्ट खाएगा, फिर खाना लंच करेंगे, फिर डिनर करेंगे, तो आप सोचो वहां का फूड इंडस्ट्री कितना बढ़ेगा। इसके बाद सराउंडेड टूरिज्म, मतलब उसके 50-100 किलोमीटर में और क्या है घूमने लायक। आप देखोगे तो काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर के 70 किलोमीटर पे नया कॉरिडोर बन रहा है, विद्यांचल कॉरिडोर, माँ विद्यावासिनी जी का मंदिर है, वो भी काफी भव्य बनाया जा रहा है। फिर एक राइट। सर्ववेद मंदिर बन रहा है वहां पे, राइट। जो मंदिर 13 सालों से काम चालू है, नेक्स्ट ईयर उसका इनोग्रेशन हो रहा है। तो ये मंदिर एक सिर्फ आप समझो कि मंदिर नहीं है, ये लोगों की आस्था के साथ साथ लोगों के घर चला रहा है। उसके बाद आप सोचो, अब जो प्रसाद हम लेते हैं, वो प्रसाद में क्या क्या होता है, फूल, स्वीट, सूखा मेवा, अगरबत्ती, दिया। आप सोचो कितनी सारी इंडस्ट्रीज को हम लोग चला रहे हैं। आप गिनने जाओ, मैं माइक्रो तरीके से गिनने जाओ तो एक एक आदमी जो जाता है वहां पे दर्शन करने के लिए, उसके पीछे 50 इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होता है कम से कम। करेक्ट। इतनी बड़ी मंदिर इकोनॉमी है। और ये सिर्फ बात, मैं काशी विश्वनाथ तो हमारा ये सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि राम मंदिर में कितना कुछ होगा। काशी विश्वनाथ तो कई सालों से है, कई सालों से हम देख रहे हैं, इतना ये सब कुछ दर्शनार्थी आ रहे हैं। लास्ट 2 साल से दर्शनार्थी बढ़ गए क्योंकि सुविधाएं अच्छी हो गई, करेक्ट। अच्छी होटल्स बन गई, मंदिर के परिसर काफी भव्य हो गया, तो करेक्ट। लोगों को अट्रैक्शंस काफी अच्छे मिल रहे हैं। और ये सिर्फ केस स्टडी इसका नहीं है काशी का, आप सेम केस स्टडी उज्जैन का लीजिए, जहां पे 20-25 लाख लोग साल में आते थे, आज 2 करोड़ से ज्यादा लोग आ रहे हैं काशी महाकाल उज्जैन में। कॉरिडोर में। तो ये टेम्पल इकोनॉमी काफी कुछ चेंज कर रही है। अब इसकी डेटा की बात करें, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो क्या कहता है कि भारत की टेम्पल इकोनॉमी 3 लाख करोड़ की है। करेक्ट। और वो कम है। भारत की कम क्यों है मालूम है? क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर को नापना बहुत इम्पॉसिबल है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा है इसमें। करेक्ट। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को जितना नाप रहे हैं उसमें भी 3 लाख करोड़ निकल रही है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग ऐड करें तो ये तकरीबन 10 लाख करोड़ के ऊपर की इकोनॉमी है, जो करेक्ट। जीडीपी का 2.2% तकरीबन कंट्रीब्यूशन कर रही है भारत के करेक्ट। जीडीपी का। अगर हम इसको अनऑर्गेनाइज वे को भी हम लोग ऐड करें तो ये मुझे लगता है 8 से 10% तक ये आपको इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन होगा इसका। तो अमेजिंग। सोचो इतना बड़ा मंदिर की वजह से इतने मैं बोलूं जॉब क्रिएशन, तकरीबन 1 करोड़ जॉब क्रिएशन ऑलरेडी है मंदिर की वजह से। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है $100 बिलियन एफडीआई का मंदिर टूरिज्म के लिए, ताकि 1 करोड़ एडिशनल जॉब क्रिएट हो। तो आप सोचिए इतना एफर्ट मोदी जी दे रहे हैं। टेम्पल इकोनॉमी इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है। और टेम्पल इकोनॉमी सिर्फ बात मैं इसकी नहीं कर रहा हूँ, ये जो मैंने आपको सब डेटा बताया, कितने लोग आएंगे, ये होगा, जिस दिन फेस्टिवल आते हैं, दिवाली, नवरात्रा, दशहरा, तो ये सब डबल हो जाता है उन दिन का इकोनॉमी, एक ही दिन का। एक तो ही आप दिन में सोचिए 10 इतना जबरदस्त 10 लोग बदलाव है। चले भक्त पहुंच जाते हैं वहां पे। करेक्ट। आराम से। तो ऐसा है, पूरा टेम्पल इकोनॉमी चलता है। अगर लोग कोई कहता है आपको कि जॉब नहीं मिलते, तो उसको एक बार ये वीडियो क्लिप दिखा देना कहाँ से क्या मिलता है, या कहीं रिसर्च कर लो, सर्च कर लो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब डेटा बाहर आता है इस सब चीजों का।
मुझे मुझे तो अचरज इस बात का हो रहा है कि हमारे अपने लोग टेम्पल इकोनॉमी पे सवाल पूछ रहे हैं, जबकि जब हम इस टॉपिक पे बात करने वाले थे तो मैंने भी थोड़ा सोचा कुछ पढ़ लूं। तो 1960 में मिनेसोटा के एक प्रोफेसर ने टेम्पल इकोनॉमिक्स पे पेपर पब्लिश किया है, यूएसए में। नाम उनका बर्टन स्टाइन है। उन्होंने उस समय, मतलब आज से 63 साल पहले, जब कोई कॉरिडोर नहीं था, तब ये नहीं था, तब उन्होंने कहा कि इंडिया में टेम्पल इकोनॉमिक्स इज अ वेरी वेरी बिग डील। और कहीं कुछ एग्जैक्टली। ऐसे ऐसे क्षेत्र है जहां पे आसपास में कोई इंडस्ट्री नहीं है, पर उस पूरे प्रांत की इकोनॉमी टेम्पल टूरिज्म की वजह से चल रही है। आप सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारा यही है कि आप यही देख लीजिए, काशी विश्वनाथ का देख लीजिए, जो नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं। मैं इससे छोटा एग्जांपल आपको और मेरा क्या बता रहा हूँ। हम मुंबई में रहते हैं। हमारे पास मुंबई में स्थित सबसे सबसे अच्छा फेमस मंदिर, या तो कहे जिसपे सबका विश्वास है, सिद्धिविनायक मंदिर है। करेक्ट। राइट। आज आप सोचिए, मैं सिद्धिविनायक जाता हूँ मेरे मुलुंड से, मैं समझो मैं मिडिल क्लास ही हूँ। मैं लोकल ट्रेन से जाऊंगा, रिटर्न टिकट 30 रुपए की आएगी। जैसा स्टेशन से उतरूंगा तो 30 या 50 रुपए का मुझे रिटर्न कंट्रीब्यूशन वाला टैक्सी मिलता है वहां पे। मंदिर जाऊंगा तो 100-150 रुपए वाला प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब इतने दूर से आया हूं तो कुछ नाश्ता वाश्ता करूंगा। तो सोचो कि मेरे वजह से, मेरे अकेले वजह से कि इतना कुछ चक्कर चल रहा है, तो लोग हजारों लाखों लोग आ रहे हैं। तो सोचो पूरे परिसर में क्या क्या होता होगा, कितना बिजनेस क्रिएट होता होगा। और यहाँ पे ना मैं एक बात कहना चाहता हूँ। काफी लोग समझते हैं कि ये जो टूरिज्म सर्किट है, ये केवल हिंदुस्तानियों की वजह से हो रहा है। ये गलत है। इसमें एक और रिपोर्ट एनएसएसओ का ही है, जहां पे ये लोग कह रहे हैं कि जो साउथ का जो टूरिस्ट सर्किट है, मदुराई, महाबलीपुरम वगैरह, वहां पे लगभग उसमें से 20% टूरिस्ट फॉरेन के हैं। राइट। मैं सही मैं बात मैं है, आप देखो। हाँ। मैं गोवा से बिलोंग करता हूं। और ये एक और लोगों में, मतलब एक मिसकंसेप्शन है कि गोवा इज ऑल अबाउट बीचेस। गोवा इज अ होम टू सो मेनी टेम्पल्स। एक्चुअली गोवा और उत्तरांचल ये दोनों देवभूमि है, और गोवा का नाम गोमांतकी है। और हम जब जाते हैं, हमारे जो कुलदेव मंगेशी में जाते हैं, वहां पे आप देखोगे रोज दोपहर में बसें भर भर के फॉरेनर्स आते हैं। और जैसे आपने कहा, बस ऑपरेटर्स का रोजगार चलता है, वहां आएंगे तो कुछ शॉपिंग करेंगे, आएंगे कुछ ना कुछ तो चल, देयर इज अ बज ऑफ एक्टिविटी अराउंड दैट टेम्पल बेसिकली। और आसपास में कुछ नहीं है, सिर्फ मंदिर परिसर है, लेकिन ऐसा राइट। है कि आप एक बहुत बिजी जगह पहुंच गए हैं वहां पे, यू नो। हाँ, सही बात है। और मंदिर आप सोचो कि मैं तो एक मोदी जी को ये कहूंगा कि जितने भी हर हर एक क्षेत्र में मैं कहूंगा कि एक ऐसा भव्य मंदिर होना चाहिए, ताकि आजू बाजू की एक टूरिज्म इकोनॉमी एक्टिव हो जाए। अब हम देखने जाए तो भारत में मुख्य मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग है, पंच केदार है, पंच बद्री है, 51 शक्तिपीठ है, चार धाम है। तो ये सब जब ये कॉरिडोर एकदम ठीक से रेडी हो जाएंगे सबके, तो आप देखोगे कि ये जो हम डेटा की बात कर रहे हैं, ये डेटा तकरीबन 3 या 4 गुना होगा। करेक्ट। करेक्ट। एब्सोल्युटली। और दूसरी बात यह है ना कि लोगों का जब मंदिर जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से एक स्पिरिचुअल एंकरिंग लोगों में हो जाती है। और जो हम कहते हैं ना, हाँ। छोटी छोटी चीजें जो हमको आज तकलीफ देती है, जैसे स्ट्रेस हो या गुस्सा आता है या कुछ चीज से हम उदास हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस आस्था की वजह से, इस स्पिरिचुअल एंकरिंग की वजह से देश और देश के लोग कम दुखी होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल एंकरिंग। राइट। वी हैव और दैट। इसके ऊपर एक सर्वे भी किया है। समीर जी, आप जो कह रहे हैं बहुत सही है। अरे, बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट भी आपको मिलेंगे कि हाँ। आप देखना, इसमें एक रिसर्च रिपोर्ट ये कहता है कि कम्युनिस्ट जो लोग हैं, जो एथियस्ट जो होते हैं, ये मेंटली थोड़े इल्ड होते हैं, मतलब मेंटली थके हुए एकदम ही आप देखोगे तो वैसे होता है। इससे कहीं रिसर्च रिपोर्ट है, इसके आर्टिकल गूगल पे भी अवेलेबल है। राइट। क्योंकि स्पिरिचुअल एंकरिंग मिसिंग है, एक उनका एक अहम जो हम कहते हैं ना कि भाई, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं हो तो आप आस्था में अपना शरण लेते हैं, यू नो। सही बात है। एट दैट टाइम, वेदर इट इवेंचुअली
टर्न्स आउट इनटू समथिंग गुड और नॉट, बट उस समय आपको थोड़ा सा एक सेंस ऑफ कंफर्ट और रिलीफ मिलता है. यू नो, कमिंग बैक टू राम मंदिर, अभी मेरे ख्याल से 39 days आर लेफ्ट फॉर दिस नाउ. राइट. वहां पे क्या हो रहा है, एक्टिविटीज क्या हो रही है आपके हिसाब से? मतलब आई कैन ओनली इमेजिन, हम लोग यहाँ मुंबई में बैठ के हम लोग को कुछ आइडिया नहीं है, वहां अयोध्या में हो क्या रहा है बेसिकली. देखो, मंदिर के तो अपडेट्स हैं, आपको मिलते होंगे, काफी कुछ बन गया है. 22 जनवरी तक काफी कुछ मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा. परिसर वैसे बहुत बड़ा है. 22 तक मंदिर रेडी हो जाएगा. और इसमें अच्छी बात क्या की है मंदिर में, आपको फ्यूचर में जब जाओगे तो देखने मिलेगा, एक संग्रहालय बनाया गया है. अच्छा. जो लोग क्वेश्चन करते थे कि क्या प्रूफ है आपके पास कि यहाँ पे भगवान की मूर्तियां निकली हैं, तो जो जो मूर्तियां जमीन में से निकली हैं, गणेश जी की आदि जो भी मूर्तियां हैं, वो संग्रहालय में रखी जाएंगी. तो जो विजिटर्स आएंगे, वो वहां पे फ्यूचर में देख पाएंगे कि जब हमने ये ढांचा, जब नीचे जमीन खोदी थी, तो ये सब अंदर से निकला था. तो ये सब हमें फ्यूचर में देखने मिलेगा. बट आज की बात करें तो बस मंदिर की तैयारी शुरू है, और 22 तारीख को आपको प्रभु श्री राम के दर्शन करने मिलेंगे. आप जा रहे हैं? हाँ. वेरी नाइस. मुझे किसी ने पूछा, मैंने कहा राम जी ने बुलाया तो मैं चला जाऊंगा, या फिर अगर उन्होंने ये तय किया है कि मैं किसी और दिन चला जाऊं, सो लाइक यू सेड ना, वही होगा जो श्री राम रची राखा. करेक्ट. राम रचे रखा, करेक्ट. Right. So you made a point that um, Kashi Vishwanath tourism has increased from 50 lakhs to close to 10 10 crores. करोड़ यस. That means Uttar Pradesh as a state is now seeing the maximum tourists in India. It has surpassed all other states. यस अनि, मैं ऐसे कहूंगा, इसमें आप उत्तर प्रदेश को पहले देखते टूरिज्म की तरफ. देखो, आज से ये योगी जी से पहले जो गवर्नमेंट थी, हाँ जी. तो लखनऊ मतलब नवाबों का शहर उन्होंने ऐसे टैग दिया था. करेक्ट. और दूसरा ताजमहल. करेक्ट. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है. पहले ऐसे ही बताया जाता था, और कुछ टूरिज्म के हिसाब से कुछ था ही नहीं. योगी जी आए, अब हमें समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा हिंदू टूरिज्म अगर कहूं तो आज के डेट में उत्तर प्रदेश है. करेक्ट. और आप वो, देखोगे जो मंदिर, हाँ जी बोलिए. काशी विश्वनाथ बन रहा है, विंध्याचल कॉरिडोर जो ये साल बन के तैयार हो जाएगा, सर्ववेद मंदिर बन रहा है. तो ऐसे, और सरयू नदी पे हमने देखा कि दीपोत्सव होता है, कितने टूरिस्ट आते हैं, 50, 20, 25 लाख दिए जलाए जाते हैं. राम मंदिर तैयार हो जाएगा. तो ये बहुत हिंदू टूरिज्म का सबसे बड़ा गढ़ जो फ्यूचर में हमें देखने मिलेगा, जो आज तक हमने कभी सुना भी नहीं था, जो पिछली गवर्नमेंट थी उनसे. करेक्ट. करेक्ट. मैंने अभी आपने जो बात की ना, उस पे मुझे एक पुराना एक किस्सा याद आ गया. मैंने एक क्रिएटली पे मैंने एक कहानी लिखी थी. इट वाज कॉल्ड द बिरयानी स्टोरी. ये यदि आप मैं आई जस्ट वांट टू इलैबोरेट ऑन दिस. एक एक मशहूर रेस्टोरेंट हुआ करता था. इट वाज नोन फॉर इट्स बिरयानी. तो लोग आते थे, मेन्यू में एक ही आइटम था, सब आते थे, बिरयानी खाते थे, बहुत खुश होके चले जाते थे, बहुत बढ़िया, मतलब बेस्ट. उसके बाद अचानक टेम्पल वो रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट चेंज हो गई, और इन्होंने कहा भाई अभी हम कुछ नया करते हैं यार, एक बुफे रखते हैं, और अलग अलग पंच पकवान, मिठाइयाँ, बहुत कुछ, मतलब बिरयानी के साथ कुछ और भी सर्व करना शुरू कर दिया. लोग आने लगे और बाकी सारे आइटम भी ट्राई करने लगे. फिर पता चला कि भाई इतना खजाना है हमारे पास, हम एक ही चीज पे अटके थे. ये सही बात. ताजमहल बहुत वाली बढ़िया स्टोरी कहानी. लगी. यू हाँ नो, हाँ हाँ, सही बात कही आपने. सो दैट आर्टिकल रिसीव्ड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स. तो मुझे अचानक याद आ गया कि भाई वो जो जो हम कहते थे कि चलो दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली जाना होता है तो आगरा चले जाएंगे, दैट वाज द डिफॉल्ट टूरिस्ट सर्किट. But now there is so much more that is added. I am not saying we should not go to we should go everywhere. We should see what is happening. राइट. But अभी अक्षरधाम जाते हैं लोग. अक्षरधाम is also a very huge राइट. tourist center, and a lot of people are going there for blessings and prayers. So in a way, it is fair to say that uh, along with a place of prayer, spiritual comfort,
the temple is also responsible for creating a vibrant economy in its periphery, and it's not only centered in the temple, but it also creates a vibrant economy in a large periphery around it, basically. राइट। अभी अभी नासिक समृद्धि महामार्ग के रास्ते में भी देर आर क्वाइट अ फ्यू, त्र्यंबकेश्वर, शिरडी, शनि शिंगणापुर एंड दैट होल सर्किट, तो कोई जाता है तो सब कुछ कवर करके आ जाता है वहां पे, राइट राइट। राइट ना? अभी अभी राइट, ये भी है। और दूसरा, मैं लास्ट ईयर, आपको पता है हमारी बात होती रहती है, मैं नीम करोली बाबा जी के मंदिर पे गया था उत्तराखंड में। हाँ अब आप देखो, तो बाबा जी को, जब बाबा जी जीवित अवस्था में थे तो बहुत कम लोग जाया करते थे, उसमें भी ज्यादा लोग फॉरेन टूरिस्ट टूरिस्ट होते थे। तो इनके बारे में चर्चा कब हुई? जब जब उनके बारे में बुक्स बाहर आई, एप्पल ने जो लिखा था उनकी बुक्स में, एप्पल कंपनी के जो ओनर ने, स्टीव जॉब्स ने लिखा था। उसके बाद सब जाना शुरू हुए, जूलिया रॉबर्ट, अभी विराट कोहली गया, बार बार लोग को जाना शुरू हुए। अभी मैं गया था लास्ट ईयर, आप मानोगे नहीं, फ्राइडे, मतलब कोई वीकेंड नहीं था, फ्राइडे को भी मॉर्निंग में 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी सिर्फ गाड़ियों की। वहां पे हाँ प्रसाद लेने के लिए भी बहुत बड़ी क्यू थी। तो ये टेम्पल इकोनॉमी है। मैं, श्रद्धा आस्था सब है, पर ये टेम्पल इकोनॉमी है। भारत में ऐसा बहुत कुछ है जो अभी तक बाहर आया नहीं है। बहुत अलौकिक जगहें हैं भारत में, पर लोगों तक लाई नहीं गई है अभी तक। राइट। और आपके हिसाब से ये एफडीआईज पे कैसे इम्पैक्ट होगा, इफ यू हैव सम आइडिया ऑन दिस? जैसे किसके बारे में? जैसे मोदी जी ने कहा कि भाई बेस्ड ऑन द टेम्पल इकोनॉमी दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू गेट एफडीआई इनफ्लोज, तो वो राइट। मैंने भी पढ़ा था वो आपके जो रिपोर्ट में, तो उस पे आप कुछ, 100 बिलियन का। हाँ तो उस पे ये कुछ। अभी एफडीआई, वो कैसे होता है कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब एफडीआई का सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट क्या होता है कि मान लो कि वहां कोई जैसे काशी की बात करते हैं, अब पब्लिक बढ़ रही है तो उसमें एक सर्टेन क्लास की भी पब्लिक बढ़ रही है, एलिट क्लास की, तो उनको रहने के लिए 5 स्टार होटल की रिक्वायरमेंट आएंगी। करेक्ट। तो ऐसी कौन सी होटल्स हैं जो, फॉरेन होटल्स जो भारत में 5 स्टार होटल में निवेश कर सकती हैं? करेक्ट। ऐसे कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोडक्ट हैं जो इस टूरिज्म को लगते हैं, तो वो आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली एफडीआई इन्फ्लोस भारत में आती है। मैंने कहीं पढ़ा कि महाकाल कॉरिडोर अभी जो, और राम मंदिर के अनाउंसमेंट के बाद अयोध्या और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में रियल एस्टेट की भी बूम हो गई। ऑफ कोर्स ऐसा होता ही है, क्योंकि ये ट्रिगर है टेम्पल टूरिज्म का। इसकी वजह से रियल एस्टेट के प्राइस बूम होते ही एरिया में। रियल एस्टेट की बूम होती है तो ऑब्वियसली वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी बढ़ेगी, बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे टू क्रिएट बिग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। तो वहां पे भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो इकोनॉमिक स्पिल ओवर हो जाएगा आपका, पैसा अंदर आएगा देश के अंदर बिकॉज ऑफ दीज बिग प्रोजेक्ट्स दैट आर हैपनिंग एवरीवेयर, इजंट इट? आपको राइट। लग अभी आप काशी में है ही, काशी में है ही, आप काशी का सिर्फ एक छोटा सा रिसर्च करिए कि आज से 5 साल पहले प्रॉपर्टी रेट्स क्या थे, 5 या 7 साल पहले, और आज के क्या हैं। बड़े कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो गए, छोटे छोटे मॉल्स आना वहां पे शुरू हो गए। तो प्राइस में तकरीबन ऑलमोस्ट डबल हो गया लास्ट 5 साल से। अभी का प्राइस आप देखने जाओ तो काशी का। करेक्ट। और ये सेम स्टोरी आपको देखने मिलेगी राम मंदिर में। राम मंदिर जी की एक प्रेजेंटेशन, एक प्राइवेट कंपनी की एजेंसी की प्रेजेंटेशन में मैंने देख रहा था। तो टिल अगस्त तक कुछ 2 करोड़ से ज्यादा विजिटर्स आ गए हैं। राम मंदिर बना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही मंदिर नहीं है, फिर भी लोग आते हैं उधर रोज दर्शन करने के लिए। कितने आ गए? 2 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं वहां पे दर्शन करने के लिए। मंदिर है ही नहीं अभी तक, तो बन रहा है। सिर्फ बनते हुए देखने के लिए 2 करोड़ लोग आ गए? 2 करोड़ लोग आ गए हैं, मंदिर बना नहीं है जो। तो सिर्फ सोचो कि आप ये जब मंदिर बन जाएगा तो वहां पे कितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। वहां पे रोज, आप मानो कि रोज 3 लाख लोग रहने आते हैं, तो मैं सॉरी दर्शन करने आते हैं। तो मान लो, मैं ये समझता हूँ कि 3 लाख लोगों में से 1 लाख लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि मैं हम 1 या 2 दिन यहाँ पे स्टे करें। तो आप राइट। सोचो कितने होटल्स चाहिए, कितने रेस्टोरेंट चाहिए, ये सब सर्विस पूरी कर सके या ना कर सके, इसलिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। मैं तो जॉब्स, आपके इस चैनल के माध्यम से जो, क्या जी? जॉब्स भी क्रिएट होंगे। इनडायरेक्ट डायरेक्ट कितने जॉब्स क्रिएट होंगे। आप सोच लीजिए कि आप कहीं मंदिर में जाते हो, कहीं प्रसाद लेते हो, तो आप देखना वहां पे एक मालिक होता है, उसके 2-3 वो लड़के होते हैं जो उसके पास काम करते हैं। ऐसे कितने प्रसाद वाले होते हैं। उसके बाद उसके पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप देखो, तो फूल कहाँ से आ रहा है, उसके पास जॉब्स के लिए बंदे हैं। वो प्रसाद कहाँ से आ रहा है, लड्डू कहाँ से आ रहे हैं, सूखा मेवा कहाँ से आ रहा है, अगरबत्ती बन रही है।
वो ये घी कहाँ से बन रहा है, तो ये सब एक प्रोसेस है, जॉब क्रिएशन तो होगा ही इसकी वजह से। सरकार ने रिसेंटली एक ट्रेन भी अनाउंस की थी ना, जो श्री राम प्रभु श्री राम जहां जहां गए थे उन क्षेत्रों से एक राइट। ट्रेन यात्रा भी मैंने मोदी जी का एक भाषण सुना था जहां पे वो यात्रा टूरिज्म की बात करते हैं। जैसे अभी उन्होंने गंगा टूरिज्म शुरू किया है, वो लग्जरी बोट के ऊपर, इट राइट। ऑल ओवर। सो हाँ सो वो काशी में। काशी में राइट। वैसे ही एक हम्म। एक ट्रेन ट्रेन भी शुरुआत की होगी ना, की है ऐसे मैंने सुना था। हाँ हाँ राइट, ऐसी मैंने भी सुना है, बट अब तक पता नहीं कि वो एक्चुअल में है कि नहीं, बट उसके उसके बारे में मैंने भी सुना था, आर्टिकल पढ़ा था, कैसी ट्रेन शुरू की जहां से प्रभु श्री राम गए थे, वो हर जगह से वो ट्रेन निकलेगी। ऐसे ऐसे मतलब बिकॉज आई बिलीव मोदी जी इज क्वाइट अ मार्केटिंग विजर्ड, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बट ये जैसे इन्होंने ये विजन देखा है कि यात्रा टूरिज्म, अभी चार धाम यात्रा के लिए ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग। और ये ट्रेन वाला जो आइडिया है मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई किसी को प्रभु श्री राम की जर्नी एक्सप्लोर करनी हो आज के दौर में, तो ट्रेन में बैठ जाए और चलते जाए। जैसे वो एक कोई और ट्रेन थी, आई थिंक इट वाज अ लग्जरी ट्रेन, वो राजस्थान में चलती थी मेरे ख्याल से, आई डोंट नो व्हाट इट वाज कॉल्ड। बट सिमिलरली दिस इज पैलेस ऑन व्हील्स। हाँ, पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स। वैसे वैसे ही कुछ शुरू करने की बात तो हुई थी मेरे हिसाब से, सो राइट। अभी आप रिसेंटली नहीं मैं बैंकॉक। आपको मोदी हाँ, बोलिए ना। मोदी जी का नहीं, मोदी जी का आपको एक कहूंगा, वो टूरिज्म में वो मतलब आपदा को अवसर कैसे बनाना, वो मोदी जी को ही आता है। मैं कच्छ से बिलोंग करता हूँ। सफेद रण करके वो तो जब से पृथ्वी है तब से सफेद रण है ही, उसमें कुछ नया नहीं है कि मोदी जी ने बनवाया है, मोदी भगवान को बोल के कि यहाँ पे बनाओ, सेटअप करो ये। करेक्ट। वो सब था, वहां सब कुछ सेटअप ऑलरेडी था। मोदी जी ने क्या किया, वहां पे वो टेंट सिटी बनाना का प्लान किया, अमिताभ बच्चन जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आज वो जगह इतनी फेमस हो गई कि आपको 6 महीने पहले बुकिंग करवानी पड़ती है, वरना आपको वहां पे टेंट ही नहीं मिलता रहने के लिए। वाओ। और वो एक्सपेंसिव होगा, लग्जरी लग्जरी टूरिज्म है ना वो तो। 20-20 हजार रुपया एक रात का वहां पे टेंट का प्राइस है, सोचिए, और वो आपको बुकिंग नहीं मिलती, 6-6 महीने पहले बुक करवाना पड़ता है आपको टेंट। वाओ, ये एक अलग एंगल है बेसिकली, हाँ। कहीं ना। हाँ यस, अब आप सोचिए कि इसकी वजह से आजू बाजू के गांव की आप सोचिए कि कितना डेवलपमेंट हो गया है वहां का। ट्रांसपोर्टेशन, वहां पे होटल बन गई, उस वो टेंट सिटी के आजू बाजू भी होटल्स बन गई, खाने के लिए, रहने के लिए, तो ये सब चलने लगा। राइट। अभी इतना आप बदलाव हो गया। रिसेंटली अभी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के लिए बैंकॉक गए थे। और मेरे हिसाब से इंडिया से और बाहर के देशों से काफी मात्रा में लोग वहां जमा हुए थे। आई सीन सम फोटोग्राफ्स ऑफ दैट ऑल्सो। एक फॉर पीपल लाइक मी हु कुड नॉट मेक इट, what was the buzz there around राम मंदिर? मैं I just want to feel the energy, मतलब क्या है, because see it is a historic event, like you said 500 वर्षों से ये संघर्ष चल रहा है। So many of us, I was in college when Ram Janmabhoomi agitation was going on. We used to carry the Walkman and listen to speeches, वो एक अलग सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया है हम काफी लोगों में। बट आज जब ये that whole aspiration is now being changed, or hope is being turned evolving into reality. So I just want to get a feel, because you were there with so many important influential people. What is the buzz there? What was the energy like? मतलब सब में ये कंपटीशन चालू था, कौन कब जा रहा है। मतलब कब जाना कब है, मतलब ऑल आर वेटिंग कि बस कब बने और कब हम लोग वो प्रभु श्री राम को देखने जाए। वो बोलते हैं ना कि इतना आतुरता अंदर होती है लोगों में कि कब बने और कब हम देखने जाए, तो वो वाली आतुरता थी लोगों में। और मैं तो ये कहूंगा कि बस अब राम मंदिर के जैसे कपाट खुलते हैं और राम राज्य की शुरुआत हो गई, ये मानो। एक एक किसी ने ट्वीट किया था, मेरे ख्याल से हमारे पिछले गेस्ट है भिकू मात्रे ने किया था, या किसी और ने, कि जैसे ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनेगा उसके बाद अपने आप लॉट ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट फॉलोइंग इन प्लेस एज फार एज द रेस्ट ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग इज कंसर्न्ड। और उस जब और वो एक नेक्स्ट लेवल तक जाएगा जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी। और मुझे लगता है कि ये जो ट्वीट उन्होंने किया था उस वक्त,
वो वी आर सीइंग दैट हैपन राइट नाउ, यू नो, इन टर्म्स ऑफ पूरी दुनिया में रिसेशन बना हुआ है। हम यहाँ पे 6-7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कर रहे, वी आर ग्रोइंग एवरी क्वार्टर, द ग्रोथ इज नाइस एंड रोबस्ट। अभी हमारे यहाँ कुछ यूएस से गेस्ट्स आए हुए हैं, शादी का सीजन चल रहा है, मतलब दे आर अमेज्ड टू सी द लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस हियर। रात को 12:30 बजे चिप्स खाना है तो स्विगी पे जाओ, चिप्स ऑर्डर करो, स्प्राइट। वो कहते हैं हम लोग यूएस में वी कांट इवन थिंक ऑफ डूइंग ऑल दिस, प्लस यूपीआई पेमेंट करो। मतलब इट्स इनक्रेडिबल यार। एंड आई थिंक आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड वियर्ड, बट मुझे लगता है कि इफ देर इज अ सेंस ऑफ इंटेग्रिटी इन व्हाट यू आर डूइंग, और आप पूरी निष्ठा से आप कर रहे हैं कुछ, तो ऑटोमेटिकली द डिवाइन फोर्स हैज इट्स ओन वे ऑफ ब्लेसिंग यू, मेरे ख्याल से। राइट राइट राइट, सही बात कही आपने। और अब तो बहुत सारे कॉरिडोर बनना बाकी है। आप देखोगे तो फ्यूचर में त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ का बन रहा है, बद्रीनाथ का प्लान हो गया है, जगन्नाथपुरी का, तो ऐसे बहुत सारे कॉरिडोर्स बनेंगे। काशी विश्वनाथ के तर्ज पे ही इतने भव्य कॉरिडोर बनेंगे, और लोगों का टूरिज्म और मंदिर पे जो अट्रैक्शन है और भी ज्यादा हो जाएगा। और जो हमने डेटा पे बात की, यही पॉडकास्ट हम 2 साल बात करेंगे तो ये पूरा डेटा बदल गया होगा। और तकरीबन ये जो मैं हम लोग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी कहते हैं 2.5%, वो तकरीबन मैं चाहता हूँ वो 10% हो जाए जल्द से जल्द। 10 से ज्यादा भी हो सकता है, बिकॉज आर जीडीपी इज एनीवे ग्रोइंग। ऑफ कोर्स आपको हो सकता है, 100% हो सकता है। आपको लगता है कैलाश मानसरोवर जाने के लिए कुछ मोदी जी करेंगे इंडिया के थ्रू? नहीं, अभी तो नितिन गडकरी जी ने कहा था ना कि नेक्स्ट ईयर एक रोड उत्तराखंड से ओपन हो रहा है जो सीधा कैलाश पे आप इजीली ड्राइव कर सकोगे, आपको नेपाल जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी मेरे ख्याल से यू हैव टू तो गो बाय, some you need some Chinese this thing and then come back to, राइट, तो अब 2 ऑप्शन है। अभी आपको अभी लोग जाते हैं तो एक तो नेपाल से डायरेक्टली जाते हैं और दूसरा लासा से जाते हैं। पर नितिन गडकरी जी ने कहा कि आप डायरेक्टली आप उत्तराखंड से ही सीधा कैलाश के दर्शन कर सकते हो, और और नेक्स्ट ईयर वो ओपन भी हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। मैं वही सोच रहा हूँ, यदि वो चार धाम वाला सर्किट और कैलाश मानसरोवर वाला सर्किट यदि सही बनता है, उसमें रोड जो बीआरओ हमारा काम कर रही है वहां पे, उसमें भी मेरे ख्याल से वामपंथियों ने कुछ केस वेस डलवाई थी ना वहां पे, बॉर्डर रोड्स के अगेंस्ट कुछ पीआईएल्स डाले थे मेरे ख्याल से। भारत के जितने अच्छे काम होंगे ना उसमें वामपंथी बीच में आएंगे ही। वो कहते हैं ना, यज्ञ होता था तो राक्षस आते थे यज्ञ खराब करने, तो ये आएंगे ही। मतलब ये तो आज पहले भी आते थे, आज भी आ रहे हैं, और आगे नहीं, आगे भी आने वाले हैं। राइट। तो ये सारी सड़कें बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो मेरे हिसाब से वैसे ही जो आज लेट्स से कोई 50, 60, 70 ईयर्स के जो जो उम्र में थोड़े ज्यादा है, बुजुर्ग लोग हैं, वो आज संकोच करते हैं कि भाई हम ऐसी यात्रा पूरी कर पाएंगे या नहीं, तो उनके लिए तो बड़ी सुविधा होगी इफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज डेवलप्ड इन दीज प्लेसेस, इजंट इट? 100% राइट। अब तो बहुत सारी सुविधा हो गई हैं। पहले मंदिर में आप व्हील चेयर लेके नहीं जा सकते थे, अब तो ऐसी सुविधाएं हो गई हैं कि आप व्हील चेयर तक जा लेके जा सकते हो। मंदिर में एस्केलेटर्स बन गए हैं, बहुत कुछ सुविधा कर दी है मोदी